Hello everyone, welcome to my YouTube channel Kalra Physical Education. So today we are gonna study about the sports medicine. In this we will continue with the posture and postural deformities. आज हम लोग posture and postural deformities के बारे में पढ़ेंगे. So let's go. Starting with the posture. Posture का मतलब क्या होता है? बैठने का, खड़े होने का या कोई भी मूवमेंट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन पे कम से कम जोर पड़े और एफिशिएंट वर्क हो. ये एक एटीट्यूड है हमारी बॉडी का जो हम कोई भी सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं. कुछ स्टैंडर्ड्स हैं गुड पोस्चर के, वो आप देख सकते हो. स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉल विद योर शोल्डर्स बैक. कीप योर हेड लेवल एंड इन द लाइन विद योर बॉडी. ये कुछ तरीके हैं जिनको हमें ध्यान देना है जब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तरीके से हम स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े होते हैं. पोस्चर कैसा है? पर सबसे पहला है गुड पोस्चर, जिसमें एक पर्टिकुलर बंदा एक सही तरीके से खड़ा है, ना तो आगे बेंड है ना तो बैकवर्ड बेंड है. उसके बाद आप देख सकते हो फॉरवर्ड हेड, थोरैसिक काइफोसिस, लंबर लॉर्डोसिस एंड स्वे बैक. ऐसे बहुत सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ऑप्टिमम पोस्चर, जिसमें हम लोग को हेड को किस तरीके से रखना है, सर्वाइकल स्पाइन, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, पेल्विस, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड फीट. स्टैंडर्ड्स ऑफ सेटिंग पोस्चर, जैसे कि मैंने बताया खड़े होने का एक प्रॉपर तरीका है, वैसे ही बैठने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है. यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो बटॉक्स हैं वो एकदम पर्टिकुलर जो सीट है उस पर टच होने चाहिए. हमारी जो बैक है वो एकदम पर्टिकुलर तरीके से जो हमारी चेयर है उसके बैक रेस्ट पे रहनी चाहिए. माइनर सा गैप होना चाहिए हमारे, ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको बोलते हैं लंबर रीजन में, माइनर सा गैप होना चाहिए और हमारे जो फीट है वो ग्राउंड को टच करने चाहिए. कुछ टर्म्स हैं विच आर रिलेटिंग टू द टॉपिक. सबसे पहला है पोस्चर, पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर. जैसे कि मैंने बताया बॉडी अलाइनमेंट्स, एक पर्टिकुलर तरीका, एक पर्टिकुलर जो अलाइनमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर बैलेंस है हमारी बॉडी का जिसको मेंटेन करके रखना. बॉडी मैकेनिक्स, यूजिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एफिशिएंट टू सेफली लिफ्ट एंड मूव. नेक्स्ट है वैल्यूज़ ऑफ गुड पोस्चर. जैसे कि हमारे बॉडी का, हमारे पोस्चर अगर एक परफेक्ट होगा तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं ये बताता हूँ. कीप बोन्स एंड जॉइंट्स इन द करेक्ट अलाइनमेंट सो दैट मसल्स आर बीइंग यूज प्रॉपरली. जो हमारे मसल्स हैं उनको पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए हमारे बोन्स और जॉइंट्स को एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे होना पड़ेगा. सपोज़ अगर किसी पर्सन को काइफोसिस है, काइफोसिस मतलब आगे झुकना या हंचिंग ऑफ बैक, तो उसके लिए बैक स्ट्रेट करके चेयर पे लॉन्ग सिटिंग आवर्स बैठना मुश्किल होता है. वैसे ही डिक्रीज़ जो गुड पोस्चर है उसकी वजह से हमारे जो लिगामेंट्स हैं उसमें स्ट्रेस कम पड़ता है. जैसे कि मैं आपको बता दूं, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन. याद रखिएगा ये चीज़. लिगामेंट की इंजरी को स्प्रेन बोलते हैं और टेंडन की इंजरी को स्ट्रेन बोलते हैं. इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, टी फॉर टेंडन. आगे हम लोग ध्यान देते हैं इस चीज़ पे. प्रिवेंट्स फटीग. फटीग का मतलब होता है थकना. जब हमारे बॉडी एक पर्टिकुलर गुड पोस्चर में होता है तो हमें थकान कम होती है, हमारी बॉडी कम एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी एनर्जी स्टोर रहती है. आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है. फिर प्रिवेंट्स बैक एक एंड मसल पेन या फिर हेड एक. हमारी बॉडी में मसल स्पाज्म, मसल सोरनेस होती है, उसको गुड पोस्चर की वजह से वो काफ़ी कम हद तक होती है. एंड लास्ट, अवॉइड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस. जैसे कि
कार्डियक डिसीज़ेस और कोई भी ओबेसिटी या कोई पर्टिकुलर डिसीज़ेस जो हैं, अगर गुड पोस्चर है तो उसके चांसेस कम होते हैं होने के लिए एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ हैविंग अ बैड पोस्चर। पोस्चर टेस्ट या फिर असेसमेंट। टेस्ट या असेसमेंट का मतलब ये होता है, एक टूल है। टेस्ट मतलब एक टूल जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को मेजर करता है। टेस्ट इज़ अ टूल जो पर्टिकुलर ट्रेट को मेजर करता है। आइए पहले जानते हैं पोस्चर टेस्ट होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर ट्रेट, ये ट्रेट कुछ भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी योर स्किल्स, आइदर इट कैन बी योर IQ, और आइदर इट कैन बी योर पोस्चर। पोस्चर को टेस्ट हम लोग करते हैं कि पोस्चर में कोई डेविएशंस तो नहीं है। डेविएशंस का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर इनकरेक्ट अलाइनमेंट। पर्टिकुलर बॉडी का एक अलाइनमेंट होता है कि हिप वेस्ट रेशियो कितना होना चाहिए, या फिर हमारे शोल्डर कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, या फिर हमारे जो पेल्विक गर्डल है या फिर हमारे जो लेग है वो कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर बॉडी में कोई भी डेविएशंस हमारे होता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है या इनकरेक्ट अलाइनमेंट होता है जॉइंट्स का, तो उसको पोस्चरल डेविएशंस बोलते हैं। इनको कैसे नापते हैं आइए देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पोस्चर के असेसमेंट के लिए। सबसे पहला है विजुअल, जिसमें हम लोग देख के बताते हैं। सिंपली सामने पर्सन खड़ा है और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और हम कंक्लूजन में आते हैं कि आपका पोस्चर सही है या फिर कुछ वेरिएशंस है। ये विजुअल ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत टाइम ऐसा होता है किसी को डेविएशंस दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे, उससे ज़्यादा साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी के लिए हम लोग और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि वॉल टेस्ट, प्लम लाइन टेस्ट, पोस्चर एनालिसिस, ग्रिड चार्ट, एक्सरेज, गोनियोमेट्री एंड फोटोग्राफिक एंड डिजिटाइजेशन मेथड। ये ऊपर की जो है ये मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। अभी हम लोग बात करते हैं फोटोग्राफिक एंड डिजिटाइजेशन मेथड। सपोज़ हमने किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर वॉल के, ट्रांसपेरेंट वॉल के सामने खड़ा कर दिया और हम लोग अप्रॉक्स उससे 2 मीटर दूर में उस पर्टिकुलर पर्सन की फ़ोटो खींच रहे हैं, और उस फ़ोटो के बेसिस पे हम लोग बाद में उस फ़ोटो को अच्छे से एग्ज़ामिन करके हम लोग बता रहे हैं कि कहीं बॉडी में कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ या पोस्चरल डेविएशंस तो नहीं है। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेथड। आगे बढ़ते हैं, प्लम लाइन टेस्ट। देखिए, आपने ये चीज़ देखा होगा कि जैसे कि जब कोई घर बन रहा होता है तो वहाँ पर जब दीवार बन रही होती है, उस दीवार को सीधा रखने के लिए जो मिस्त्री है या फिर जो वर्कर है, वो एक स्ट्रिंग पे एक मेटल का या प्लास्टिक का एक कोई टुकड़ा, जिसको प्लम बोलते हैं, उसको लटका के रखता है। इसके वजह से क्या होता है, जो स्ट्रिंग है वो एकदम सीधी होती है। तो उस सीधी होने की वजह से उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं एक प्लम के साथ। किसके साथ? प्लम के साथ। और यहाँ पर बॉडी के डेविएशंस का पता चलता है। पर्टिकुलर डेविएशंस आपको दिखेंगे कि जो हमारा, अगर एक पर्टिकुलर कोई पर्सन सही पोस्चर में है तो उसके दोनों, जो उसकी मिड लाइन है, जो उसकी बॉडी की मिड लाइन है, उसके एक्यूरेट में उसकी अलाइन बॉडी होगी, उसके शोल्डर अलाइंड होंगे, उसका हेड अलाइंड होगा, उसके लेग्स अलाइंड होंगे, उसकी नीज अलाइंड होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में फ़र्क। ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस पर्सन को स्कोलियोसिस है और यहाँ ये पर्सन की वर्टिब्रे एकदम सही है। सेकेंड नंबर पे आता है पोस्चर एनालिसिस ग्रिड चार्ट। ये एक तरीके का बहुत बड़ा सा चार्ट है जिसको हम वॉल पे स्टिक करते हैं और उसके सामने हम पर्सन को खड़ा करते हैं। या तो हम उसको देख रहे हैं किसी सामने सैजिटल प्लेन से या फ्रंटल प्लेन से, तो उसके बेसिस पे हम उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अगर सपोज़ करो इसकी बॉडी में अगर डेविएशन होता तो इसके दोनों शोल्डर्स में जो शोल्डर की लाइन है वो अप डाउन होती, जैसे कि इनके में है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके शोल्डर माइनर से डाउन है एज़ कम्पेयर टू हर।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ हल्का सा डाउन है और ये अप है, ये डेविएशन है बॉडी में, और इनके में ये इक्वल है। नेक्स्ट, एक्सरे। थ्रू एक्सरे ऑल्सो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई डेविएशन है या नहीं। फिर वॉल टेस्ट। वॉल टेस्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को एक दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं, उस पर्सन के पैर के हील में और दीवार के बीच में 6 इंच का फ़र्क होना चाहिए। उस पर्सन का बटक्स, उसका स्कैपुला और उसका हेड दीवार में टच करना चाहिए, और माइनर गैप होगा थोरैसिक रीजन में। जब थोरैसिक रीजन में गैप होता है तो उसे डिटरमाइन होता है, माइनर सा गैप होता है तो ये सही है, पोस्चर सही है। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो उस पर्सन को लॉर्डोसिस हो सकता है। नेक्स्ट, कर्वेचर्स। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तब उसको प्राइमरी कर्वेचर बोलते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी में हमारी बोन्स का ओसिफिकेशन हो जाता है, एट दैट टाइम सेकेंडरी कर्वेचर होता है हमारे स्पाइन में, वर्टिब्रे कॉलम में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है प्राइमरी कर्वेचर। प्राइमरी कर्वेचर कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स होने के साथ साथ आप इस चीज़ का ध्यान देखना कि वोम में है, पेट के अंदर पर्सन, बच्चा जो है वो इसी पोजीशन पे रहता है, तो ये प्राइमरी कर्वेचर है। और जब बच्चा स्टार्टिंग में जब पैदा होता है, एट दैट टाइम भी उसकी बॉडी कॉन्वेक्स शेप में ही रहती है। फिर उसके बाद जब पर्सन बड़ा होते रहता है, ग्रो होते रहता है, तब उसकी बॉडी में सर्वाइकल रीजन और थोरैसिक और लंबर रीजन में कॉनकेव कर्व आता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कर्व। सेकेंडरी कर्व। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि सर्वाइकल और लंबर रीजन जो है ये कॉनकेव में है, कॉनकेव में है, और जो थोरैसिक और सैक्रल कर्वेचर, मतलब कि सैक्रम और कॉक्सिक्स का जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स शेप में है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो पर्सन की गलत आदतों की वजह से, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी भी अलग रीज़न की वजह से उसके बॉडी के अलाइनमेंट पे डिफरेंस आना, उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉकनीस, बोलेक्स एंड फ्लैट फीट। सबसे पहले आते हैं काइफोसिस में। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस हंचिंग ऑफ बैक है, ये एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर है, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जो हमारा सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन है उसका आगे की तरफ टिल्ट होने को हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। इसके जो सिम्टम्स है उसमें बैक पेन है, मसल फटीग है, स्टिफनेस है। बैक में स्टिफनेस का मतलब टाइट होना मसल्स का। क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से काइफोसिस होता है? वर्टिब्रे कॉलम का एबनॉर्मल शेप, या फिर स्पाइन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट पेट के अंदर, वॉर्म के अंदर। एज भी डिटरमाइन करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि ओल्ड एज होती रहती है तो पर्सन आगे की तरफ झुकता रहता है। काइफोसिस कैन ऑल्सो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ स्पाइनल इंजरीज, ट्रॉमा, इनके वजह से भी होता है। न्यूट्रिशन की कमी, एक्सीडेंट्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर। आपने ये चीज़ देखा होगा, जो पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, जो पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, उसके में आपने देखा होगा कि वो हल्का सा झुक के रहता है। इंट्रोवर्ट मतलब ये नहीं कह रहा कि वो पर्सन वीक है या फिर वो जल्दी किसी से मिलता नहीं है, तो हल्का सा उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा सा डाउन रहता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट पर्सनस में। तो इस वजह से भी वो पर्सन थोड़ा सा, उसको काइफोसिस होने के चांसेस हैं। नर्व डिसऑर्डर एंड पुअर पोस्चर। टाइप ऑफ काइफोसिस, क्या क्या टाइप्स होता है काइफोसिस के? सबसे पहला पोस्चरल काइफोसिस। पोस्चरल काइफोसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो गलत आदत है,
गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से स्टैंड होना, खड़ा होना, गलत तरीके से कोई भी मूवमेंट करना, कोई वेट उठाना, ये सब चीज़ को पोस्चरल काइफोसिस के अंदर आता है। स्कर्मेंस काइफोसिस, इसमें हमारे जो वर्टिब्रे कॉलम है, उस वर्टिब्रे कॉलम जो है वो वेज शेप में आ जाता है। वेज शेप का मतलब होता है शार्प शेप में आ जाता है, शार्प शेप में हो जाता है, जिसके वजह से काइफोसिस होता है। कॉन्जेनाइटल काइफोसिस, कॉन्जेनाइटल काइफोसिस में क्या होता है, जब कोई बच्चा बर्थ के टाइम पे उसकी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, उसको कॉन्जेनाइटल काइफोसिस बोलते हैं। न्यूट्रिशनल काइफोसिस मतलब खाने पीने की कमी, सही से बैलेंस डाइट नहीं लेना, इस वजह से। और पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस का मतलब होता है किसी इंजरी से काइफोसिस होना। इसमें आगे फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया पोस्टल काइफोसिस, ये है स्कर्मन काइफोसिस, ये कॉन्जेनाइटल काइफोसिस, एंड ये आप देख रहे हो पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस। इन चीज़ का ध्यान देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ नेल्स की वजह से उनकी किसी एक पर्सन की वर्टिब्रल कॉलम को पर्टिकुलर तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बच्चे के अंदर बाई बर्थ कॉन्जेनाइटल काइफोसिस है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पर्सन के जो बोन्स हैं वो वेज हो गई हैं, मतलब कि शार्प हो गई हैं। इसकी वजह से काइफोसिस होता है, जिसको स्कर्मेंस काइफोसिस भी बोलते हैं। और पोस्टरल काइफोसिस मतलब हमारी गलत सिटिंग या स्टैंडिंग का पोस्चर, उसके वजह से। ट्रीटमेंट ऑफ काइफोसिस, क्या क्या ट्रीटमेंट है। कॉन्शियसनेस, एजुकेशन अबाउट द पोस्चर। हमें जब भी हम यूजुअली कोई काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, एट दैट टाइम हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा तरीका है बैठने का वो गलत हो जाता है, जिसके वजह से हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आउट ऑफ द माइंड। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ रहे कि हमें एक पर्टिकुलर तरीके से, सही तरीके से बैठना है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, या कोई परेशानी किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करवाना, जैसे कोई टेंशन हो या कुछ हो। एक्सरसाइजेस जैसे कि वेरियस एक्सरसाइजेस, जैसे कि योगा में कोबरा पोज, ये सारी चीज़ें की वजह से इसका काइफोसिस को हम ठीक कर सकते हैं। जब न्यूट्रिशनल काइफोसिस होता है तो उसको सही करने के लिए पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स एंड ब्रेस आपने देखा होगा। ब्रेसेस मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि ब्रेसेस मतलब हो गया कि कोई हर एक बॉडी पार्ट के लिए उसको सही करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ बनी है। हाउ कैन आई से दैट, मतलब कि एक मिनट, मतलब एक सपोर्टिव डिवाइस है जो पोस्टल डेविएशन को सही करता है। सेकेंड इज लॉर्डोसिस। जैसे कि मैंने बताया जो काइफोसिस है वो हंचिंग ऑफ बैक है, तो लॉर्डोसिस उसका इनर कर्वेचर है स्पाइन का। ये लॉर्डोसिस का उल्टा होता है, और ये होता है लंबर रीजन में, हमारा जो लंबर वर्टिब्रे है उस जगह पे। लॉर्डोसिस एक कंडीशन है वेयर देयर इज एन इंक्रीज इनर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। The term lordosis means inward curving of a part of the lumbar and cervical vertebrae column. यहाँ पर आप देख सकते हो एक नॉर्मल पर्सन में और एक लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी के पर्सन में कितना फ़र्क होता है उसके आगे बेंड होने का लंबर रीजन से। रीजन्स क्या क्या है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन, स्पॉन्डिलोलाइथेसिस, the vertebrae in the lower back slip forward. ओस्टियोपोरोसिस, हमारे बोन्स का खोखलापन हो जाना। ओबेसिटी कैन ऑल्सो कॉज लॉर्डोसिस। टाइट लोअर बैक मसल्स, स्टिफनेस हो मसल्स में, प्रेगनेंसी, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी की वजह से, और इम्बैलेंस स्ट्रेंथ इन दी मसल ग्रुप सच एज वीक हैमस्ट्रिंग्स और टाइट हिप फ्लेक्सर्स मसल्स। जैसे कि हमारे बॉडी में जो हमारे लोअर पोर्शन है, या फिर वो हैमस्ट्रिंग हो या क्वाड्रिसेप हो
या हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हो, इन मसल्स का इम्बैलेंस की वजह से भी लॉर्डोसिस होता है। क्या ट्रीटमेंट है? हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच एक पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग का तरीका। एक मिनट। फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम, एब्डोमिनल क्रंचेस, सिटअप्स और योगा आसन्स। थर्ड इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब होता है वर्टिब्रे कॉलम का एस शेप्ड में कर्व होना। स्कोलियोसिस इज अ कंडीशन दैट कॉजेज द स्पाइन टू कर्व टू द साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द स्पाइन, ये कोई भी पार्ट, या तो वो पार्ट सर्वाइकल हो, या तो पार्ट वो थोरैसिक का हो, या तो वो लंबर हो, या तो वो सैक्रल हो, या फिर कॉकिक्स हो, किसी भी पार्ट में हो सकता है। बट द मोस्ट ऑफ द रीजन आर द चेस्ट एरिया, मतलब ये पर्टिकुलर चेस्ट एरिया थोरैसिक रीजन, एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द बैक दैट इज लंबर स्कोलियोसिस। रीजंस क्या है स्कोलियोसिस के? कॉन्जेनाइटल, जैसे कि मैंने बताया बाई बर्थ। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, हमारी नर्व्स और मसल्स के बीच में सही से कोई भी न्यूरॉन्स पास नहीं हो पाते या कोई भी सिग्नल पास नहीं होता एट दैट टाइम। इट कैन बी जेनेटिक्स, लेग लेंथ इनइक्वालिटी, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, कैरिंग बैकपैक, या फिर लॉन्ग सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, ज़्यादा देर टेबल वर्क हो इस वजह से, एक्सीडेंट या ट्रोमैटिक इंजरीज, ट्यूमर्स, या फिर अननोन रीजंस। असेसमेंट ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस को हम लोग एसेस कैसे कर सकते हैं? स्कोलियोसिस को एसेस करना मतलब मेजर करने का सबसे सही तरीका है कॉब एंगल। कॉब एंगल क्या होता है? जिस पर्टिकुलर टॉप एरिया जहाँ से हमारी वर्टिब्रे में कर्व स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपको एक राइट एंगल लेना है, और लास्ट बोन जहाँ पर कर्व ख़त्म हो रहा है, इर्रेगुलर कर्व जो है वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से एक राइट एंगल लेना है। इस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पर एंगल बनता है उसको कॉब एंगल बोलते हैं। नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन हैज़ अ कर्व दैट इज़ 0 to 10 डिग्री, यानी कि 0 to 10 डिग्री का जो हमारा कर्व है, एक मिनट, 0 to 10 डिग्री नॉर्मल के अंदर आता है। लेकिन जैसे ही 10 डिग्री के ज़्यादा अगर कोई कर्व आया, या फिर कोई डिग्री, या फिर इस पर्टिकुलर कॉब एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा आया, तो उसको स्कोलियोसिस होने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ कॉब एंगल 90 डिग्री पे है, और बहुत एक्सट्रीम स्कोलियोसिस है यहाँ पर ये एक एक्सरे विजन में है, और ये एक डायग्राम में ये बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर कॉब एंगल को। ट्रीटमेंट क्या है? फिजिकल थेरेपी, स्पाइन रिलीज सर्जरी भी होती है, स्पाइन रिलीज सर्जरी, प्लैंक इज एन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, और योगा आसन्स। फोर्थ वन इज नॉक नीज। नॉक नीज को याद रखिएगा, हम लोग गेनू वेलगम बोलते हैं इसको, आप ऐसे याद रख सकते हो। गम मतलब नीज का चिपकना, नीज का स्टिक होना टुगेदर, गेनू वेलगम। अ पर्सन विद नॉक नीज हैज़ अ लार्ज गैप बिटवीन देयर फीट व्हेन दे आर स्टैंडिंग विद देयर नीज टुगेदर। यहाँ पर आप इस फोटो में पर्टिकुलर देख सकते हो, इनके फीट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, और नीज के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। नॉकनीज को हम लोग एसेस कैसे करते हैं, कैसे उसका टेस्ट होता है? वो होता है क्यू एंगल से। किससे? क्यू एंगल से। क्यू एंगल कैसे लेते हैं हम लोग? हमारा जो हमारे पेल्विक गर्डल का इलियाक बोन है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में हमारे फीमर से होते हुए एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं, और हमारे लोअर नी के लोअर में, दैट इज टीबिया से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और ये दोनों लाइंस हमारी पर्टिकुलर इंटरसेक्ट होनी चाहिए
नी के सेंटर से, दैट इज़ पटेला से। और इस पर्टिकुलर रीजन में जो एंगल बनता है उसको क्यू एंगल बोलते हैं। मेंस में 18 से लेस देन होना चाहिए क्यू एंगल, और विमेन में 22 से लेस देन होना चाहिए क्यू एंगल। रीज़न क्या क्या है नॉक-नीज के? इंजरी टू द शिन बोन, osteomyelitis that is bone infection, overweight या obesity, rickets, lack of vitamin D, या traumatic injuries to knee that is कोई भी एक्सीडेंट या फिर गेम खेलते हुए या कोई भी परफॉर्म करते हुए टास्क कुछ इंजरी होना उस वजह से भी। ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन सप्लीमेंट्स, सर्जरी, करेक्ट शूज़, योगा आसन्स। नॉक नीज का ऑपोजिट होता है बो लेग। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉक नीज में हमारे जो नी हैं वो पास रहते हैं और फीट में गैप ज़्यादा होता है, और बो लेग में हमारे जो नी हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और फीट में गैप कम होता है। बो लेग क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर वेलगम आएगा वो नॉक नीज है, और जहाँ पर वैरम आएगा, जेनु वैरम, वो बो लेग है। बो लेग को हम लोग जेनु वैरम भी बोलते हैं। ये एक कंडीशन है जहाँ पर हमारे जो नी है वो वाइड अपार्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन से। इसको हम लोग जेनु वैरम भी बोलते हैं, बो लेगनेस भी बोलते हैं, बैंडीनेस भी बोलते हैं, बैंडी लेग भी बोलते हैं, एंड टीबिया वारा भी बोलते हैं। आप ये पर्टिकुलर इनको याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में दे आर रियली इम्पॉर्टेंट। रीज़न्स क्या क्या हैं? कुछ रीज़न्स हैं जिनके वजह से बो लेग होने की संभावना ज़्यादा होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, मोस्ट कॉमन रिकेट्स, फ्रैक्चर, नी अर्थराइटिस, या वियरिंग अवे ऑफ द नी जॉइंट कार्टिलेज, जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसमें दिक्कत आना। जेनेटिक्स ऑल्सो मैटर्स, एंड मोर सीरियस कॉज ऑफ बो लेग इन एडल्ट इंक्लूड बोन ट्यूमर एंड बोन इन्फेक्शन। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है, आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बोन इन्फेक्शन को हम लोग किस नाम से बोलते हैं। ट्रीटमेंट, इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट है। विटामिन सप्लीमेंट्स, नी कैप्स या फिर नी ब्रेसेस, सर्जरी या योगा आसन्स। द लास्ट वन इज फ्लैट फीट। फ्लैट फीट एक कंडीशन है जहाँ पर हमारे फीट पे कर्वेचर नहीं होता, आर्क नहीं होता। नॉर्मल पर्सन में आपने देखा होगा, जब भी वो पानी में पैर डाल के ज़मीन पे पैर रखते हैं तो उनका फुटप्रिंट इस तरीके से आता है। लेकिन जो पर्सन जिस पर्सन को फ्लैट फीट पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, उसका लेग या उसका प्रिंट इस तरीके से आता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपने देखा कि कर्वेचर जो है, यहाँ पर जो कर्व है वो इस जगह पे है और इस जगह पे नहीं है। तो इसी को बोल रहे हैं अ कंडीशन इन विच द फुट हैज़ एन आर्च दैट इज़ लोअर देन यूजुअल। यहाँ पर आर्च की कमी है इस पर्टिकुलर जगह पे। फ्लैट फीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेस प्लानस या फॉलन आर्चेस। इनको भी याद करके रखिएगा, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। वट आर द रीजन्स फॉर द फ्लैट फीट? ब्रोकन और डिसलोकेटेड बोन्स, arthritis, nerve problems, obesity या overweight, diabetes can also lead to flat feet, aging and pregnancy. इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं? सबसे पहले सपोर्टिव शूज़ पहनना, या फिर अगर हम इस चीज़ को प्रिकॉशनरी वे में लेते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहन के वर्कआउट करना इज़ रियली नेसेसरी। उससे अगर एक अच्छा शूज़ ना हो तो उससे फ्लैट फीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
सेकेंड इज़ सर्जरी. सर्जरी इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर द पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लैट फीट होता है. हील रेजेस एक्सरसाइजेस एंड सम ऑफ द अदर इज़ टो योगा. मैंने आपको जैसे कि ये सारी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बताया, जिसमें आता है क्या क्या, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉकनीज, बोलेक्स एंड फ्लैट फीट. आप लोग ये सारी डिफॉर्मिटीज़ को याद करके ज़रूर रखिएगा. प्लस इस पर्टिकुलर वीडियो का ये बेनिफिट है कि आपको सारे के सारे पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में ईजी जानने को मिला. और अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ फॉर श्योर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.